आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विज्ञान क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की कोलाइडी अवस्था का भाग 2। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हमने कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर में कोलाइड पढ़ लिए थे। कोलाइड पढ़ लिए हमने, क्रिस्टलाभ पढ़े, विलयनों के हमने प्रकार पढ़ लिए। उसमें वास्तविक विलयन है, कोलाइडी विलयन है, निलंबन है। साथ में हमने पढ़ा कि कोलाइडी विलयनों में प्रावस्थाएं कितनी होती है। जैसे 2 प्रावस्थाएं होती है, परीक्षित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। इसी के साथ में हमने एक टेबल भी देखी कि उसके 8 तंत्र संभव होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने देखा कि द्रव स्नेही होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक विधि पढ़ ली थी और दूसरी विधि हम आज स्टार्ट करेंगे। पहली विधि थी हमारी परीक्षेपण माध्यम की विधियां, जिसमें हमने पढ़ा यांत्रिक परीक्षेपण, ब्रैडिंग आर्क विधि पढ़ी हमने, पेप्टिकरण पढ़ा। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको सेकेंड वीडियो में बहुत दिक्कत आएगी और आपको कोलाइडल चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने पहला वीडियो देख रहा है तो मेरे साथ में बने रहिए। नहीं देखा तो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं हम आज से स्टार्ट। बच्चों, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना, वरना आप पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे वजन आपके बढ़ता जाएगा। देखिए, दूसरी विधि है संघनन विधियां। इन विधियों में परीक्षित प्रावस्था के कणों का संघनन करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। यह निम्न विधियों के द्वारा कराया जाता है। तो देखो, इन संघनन विधियों में होता क्या है कि जो परीक्षित प्रावस्था है, अर्थात जिनकी मात्रा कम है, उन्हीं कणों को क्या करते हैं, इसमें संघनन करते हैं। संघनन का मतलब क्या हो गया उनको, जैसे इधर देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, इनको एक जगह ऐसे इकट्ठा कर लिया, ये क्या हो गया, इसका संघनन। ऐसे समझ लो, आप रफली समझ लो इसको। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है ऑक्सीकरण विधि। तो यानी एक मेथड है जिनके द्वारा आप कोलाइडल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसमें H2S को ब्रोमीन वाटर या SO2 में प्रवाहित करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो अगर आपको सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है तो हमें H2S को ब्रोमीन वाटर के साथ में या H2S को SO2 के साथ में हमें प्रवाहित करना है, तभी जाके आपको सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। दूसरी विधि है अपचयन विधि। लेड, सिल्वर आदि के सोल इनके लवणों के अपचयन से प्राप्त होते हैं। तो देखो, जैसे लेड हो गया यानी Pb हो गया, सिल्वर हो गया, यानी इन सभी क्या करना है, अपने को सोल प्राप्त करना है। तो सोल प्राप्त करने के लिए जैसे अपन देख रहे हैं, इधर सोने का सोल प्राप्त करना है अपने को, तो अपने देखा AuCl3 है, जिसको अपन SnCl2 के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमें सोने का सोल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपको AgCl है, यानी अगर आपको चांदी का सोल प्राप्त करना है, तो AgCl की क्रिया अपन किससे करा रहे हैं, टैनिक अम्ल से, तो हमें इस चांदी का सोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना। तीसरी विधि है जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। इसमें देखो Ag, Al, Cr, Sn सबको नाम पता है ना इनका। सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन आदि धातुओं के ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों के सोल उनके लवणों के जल अपघटन से बनाए जाते हैं। यानी कि इन धातुओं को अगर आपको लेना है या इनका आपको सोल बनाना है, तो क्या करना है अपने को, इनके जो लवण हैं उनका क्या करेंगे अपन, जल अपघटन, इनका अपन HOH कर देंगे। जैसे फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन यानी फेरिक क्लोराइड है जिसकी सांद्रता कितनी है, 30%, अर्थात इस विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन को उबालने से FeOH3 यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे आपने देखा फेरिक क्लोराइड है जिसका अपन ने 30% विलयन लिया यानी डाइल्यूट लिया, उसका अपन क्या करा रहे हैं, इधर जल अपघटन करवा रहे हैं। जल अपघटन करवाएंगे तो हमें FeOH3 यानी कि सीधी सी बात होगी, हमें आयरन का सोल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो किसके साथ में है, हाइड्रोक्साइड के साथ में है। चौथी विधि अपनी द्विक अपघटन या उभय अपघटन विधि, डबल डिकम्पोजिशन। AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S प्रवाहित करने पर आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड, ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए अपन AS2O
O3 है जिसमें अपने क्या प्रभावित किया H2S, तो हमें क्या प्राप्त हो गया AH2S3 का सोल प्राप्त हो गया जो किस रंग का है, पीले रंग का है। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो जितने भी एग्जाम्पल लिखाए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। उसी प्रकार मर्क्यूरिक साइनाइड है HgCN2 है, उसकी क्रिया आप H2S से करवाएंगे तो आपको HgS का सोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संगणन विधियां। आगे पढ़ेंगे हम कोलाइडी विलयनों के शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपोहन कि अपोहन क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायलिसिस। शायद आपने नाम सुन भी रखा है कि जैसे किसी किडनी वगैरह खराब हो जाती है ना तो उसका डायलिसिस किया जाता है, तो उसमें भी यही होता है बस। तो अपोहन देखो, वह विधि जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि को चरमपत्र झिल्ली से छानकर अलग करते हैं, अपोहन कहलाता है। अभी देखो इसको समझाते हैं आपको डायग्राम। इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं इसमें, ये देखिए अपन डायग्राम, ये अपना डायग्राम अपोहक। ठीक है, ये जो आपको जो व्यवस्था दिख रही है, पूरी उपकरण वगैरह दिख रहे हैं जिनके द्वारा ये क्रिया हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं अपोहक बोलते हैं। किया क्या हमने, एक ये चमड़े का थैला लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखो बोलते कोलाइडी विलयन को अपन इसको पढ़ ही देते हैं यहाँ से ताकि आपको पूरा सिंपल हो जाएगा। कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली से बने थैले में भरकर ताजे जल में लटकाया जाता है। यानी आपने एक थैला लिया, इस थैले में आपने क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन, और इधर से आप पानी चालू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी अशुद्धियां थी वो सारी इस पानी के साथ में बाहर निकल के चली गई, यानी वैद्युत अपघट्य कण निकल जाते हैं एवं थैले में कोलाइडी विलयन बच जाता है। यानी कि जैसे समझ लो ये कोई चमड़े का थैला है जिसके अंदर आपने कोलाइडी विलयन भर दिया। अब इसमें से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे या जो अशुद्धियाँ होंगी वो इस बहते पानी के साथ में बाहर निकल जाएगी या इधर बाहर आ जाएगी, और ये हमारा कोलाइडी विलयन अलग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक शुद्ध करने की ये विधि है। अब इसी विधि के अंदर अपन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यानी कि एक तरीके से समझ लो आप करंट लगा दिया आपने, एक तरफ धन टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। ये क्यों लगाया, क्योंकि ये क्रिया क्या बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो हमें क्या करना है कि जल्दी से जल्दी फिल्ट्रेशन करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए। और जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो इसे हम बोलते हैं विद्युत अपोहन। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो समझ में आ गया, इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को अपोहक भी कहते हैं। ये अपोहन हो गया। अब दूसरी है विद्युत अपोहन, जो अपन ने देख लिया अभी। अपोहन मंद क्रिया है, अतः शुद्धिकरण की क्रिया को तेज करने के लिए अपोहक को विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। इसे विद्युत अपोहन भी कहते हैं। जैसे कि अपने डायग्राम में भी देख लिया इस चीज़ को कि अपोहन और विद्युत अपोहन में इतना ही अंतर है कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इधर हम करंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये विधि होगी इनको फिल्टर करने की। अगली विधि है अति सूक्ष्म फिल्टरन। कोलाइडी विलयन में मौजूद अशुद्धियों को अति सूक्ष्म छिद्र वाले फिल्टर पेपर से छानते हैं। अरे जैसे अपन को मतलब कोई बहुत बारीक छिद्र हो, वैसा आपने फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर आपने कोलाइडी विलयन डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको छान सकते हैं। ठीक है, अगली है द्रुत अपकेंद्रण या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल। इस विधि में कोलाइडी विलयन को ट्यूब में भरकर द्रुत अपकेंद्रण में तीव्रता से घुमाते हैं। यानी कि इसमें भी उसी प्रकार से हो रहा है, एक ट्यूब ले लिया आपने, ठीक है, ट्यूब ने क्या कर दिया, आपने कोलाइडी विलयन को भर दिया और अपन क्या कर रहे हैं, अब उसको बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। अब तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, कोलाइड के कण है जो ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती है। इस प्रकार से अपन इसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, कि इनके गुण कैसे होते हैं, इनमें कैसी क्वालिटीज होती है। तो देखो पहला है इसमें भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण में कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। ठीक है, अगर ये विषमांगी है तभी तो इनमें अशुद्धियाँ मौजूद है, अगर समांगी होती तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जिसमें परिक्षिप्त तथा परिक्षेपण माध्यम दो प्रावस्थाएं होती है। आपको पता है परिक्षिप्त माध्यम अर्थात जिसकी मात्रा उसमें कम है और परिक्षेपण अर्थात जिसकी मात्रा उसमें ज़्यादा है।
कोलाइडी कण फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं। ये अपन ने वैसे भाग फर्स्ट में पहले से पढ़ रखा है। कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं, यानी कि वो कलर्ड होते हैं, जो परिचित प्रावस्था द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी कि कोई कोलाइडी विलयन किस रंग का होगा, यह किस पे डिपेंड कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था पे, या जिसकी मात्रा कम है या जिन कणों की मात्रा कम है उस विलयन में, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस विलयन का रंग कैसा होगा। ध्यान रखना इस बात का, परीक्षित प्रावस्था पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 2 नंबर है अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलाइडी कण बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूह से बनता है, अतः कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की अपेक्षा कणों की संख्या भी कम होती है। सीधी सी बात है। देखो दोबारा पढ़ते हैं अपन इसको। कोलाइडी कण बहुत सारे छोटे छोटे कणों, यानी कि जैसे मान लीजिए, देखो ये क्या कोलाइडी कण कैसे बन रहा है, ऐसे छोटे छोटे मिलकर फिर बना रहा है। तो अब देखो क्या, एक तो इसमें कण बताओ और एक इसमें बताओ, अलग अलग कण। तो जब अपन काउंटिंग करेंगे तो हमें इधर कणों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, इधर कम मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जो वास्तविक विलयन होता है उसकी तुलना में यहाँ पर कणों की संख्या आपको कम नजर आएगी। ठीक है, क्यों? तीसरा गुण है यहाँ पर यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति। रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी से देखा कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में निरंतर अनियमित टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति करते रहते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये बात किसने देखी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे समझ लो ये कोई कण है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं कि अब इधर जाएगा उधर जाएगा। ये कौन है? ये इस प्रकार की अगर कोई मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कौन से कण है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कि पानी है, पानी में आपने क्या घोली? थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी घोल दी। तो चीनी क्या है यहाँ पर? परिक्षिप्त समझ लेते हैं अपन विलयन से, यानी कि इसकी संख्या कम है। तो जो चीनी है वो चारों तरफ घूम रही है, किसमें? पानी में। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में निरंतर अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कहने का मतलब कि जो पानी का अपन ने गिलास लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो चीनी के कण क्या करेंगे? कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कहाँ, इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति। नोट देखते इसमें, देखो ब्राउनी गति परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की कोलाइडी कणों के साथ असमान टक्कर के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो सोच लो, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, वो आपस में टकराएंगे, तभी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होगा। तो देखो ब्राउनी गति भी हो रही है, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की कोलाइडी कणों के साथ असमान टक्कर के कारण हो रहा है। ये गति हो रही है क्योंकि उनको आपस में क्या लग रही है? टक्कर लग रही है। अब देखो काम की बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। ब्राउनी गति व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, कणों की संख्या। इसका मतलब समझ लो, अगर मान लीजिए कणों का आकार बड़ा है, कणों का आकार कैसा है? बड़ा, तो ब्राउनी गति कैसे हो जाएगी? कम। जैसे अपन इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो इतने बड़े कोई कण है और एक इतने छोटे छोटे कण है। तो अब एक बात देखिए आप लोग, दोनों में से किस में ब्राउनी गति ज़्यादा होगी? इसमें होगी या इसमें होगी? इसमें होगी सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस ये बता रहे हैं। ब्राउनी गति 1/, कणों का आकार, अर्थात ब्राउनी गति का अगर मान ज़्यादा होगा अर्थात कणों का आकार वहाँ पर छोटा होता है। ठीक है, इसके देखो डायग्राम को देख लेना एक बार, फिर से नोट कर लेना इसको। वीडियो को पॉज कर लिया करो आप, जब आपको नोट्स उतारने होते हैं उसी समय आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अगला देखते हैं अपन प्रकाशिक गुण। इसे बोलते हैं अपन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कब दिया गया? 1869 में टिंडल प्रभाव दिया गया। तो देखते हैं क्या है टिंडल प्रभाव। वह परिघटना जिसमें प्रकाश पुंज का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। वह घटना यानी ये एक ऐसी घटना है जिसमें
प्रकाश पुंज का, यानी कि जो अपन लाइट डाल रहे हैं, ये जो लाइट डाल रहे हैं का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है तथा पुंज का पथ भी हमें दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे मान लो, इसको समझो आप कोई बंद कमरा है, बंद कमरा है, रोशनदान से अगर कोई सूर्य की किरण आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है, तो उस रोशनदान से लेकर अपनी फर्श तक आपको ऐसे कैसे ऐसे दिखाई दे जाएगी, ऐसे कैसे आपको दिखाई, जिसमें धूल के कण वगैरह चमकते हुए दिखाई देंगे, बस उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं क्योंकि उनका आकार क्या होता है, छोटा। अरे भाई, वास्तविक विलयन का अपन ने पहले भाग में पढ़ा था कि उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर उनका आकार इतना छोटा है तो वो प्रकाश को वहाँ पर प्रकीर्णित वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जैसे देख लेते हैं, प्रकाश स्रोत है, आपने लेंस लगाया और उसको सीधी रेखा में गमन करवाया, वास्तविक विलयन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोलाइडी विलयन के पास में आपको इसका पथ, ऐसे कैसे प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, नोट में देखते हैं अपन। जैसे पहला नोट देखते हैं अपन, द्रव विरोधी कोलाइड टिंडल प्रभाव अधिक दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव विरोधी हैं ना, तो उनकी तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के कण क्या आएंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, वो ऐसे आइसोलेटेड रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। इस चक्र में क्या होगा, टिंडल प्रभाव ज़्यादा होगा। क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन भी बढ़ जाएगा। दूसरा नोट है, प्रकाश का प्रकीर्णन परिक्षित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होता है। ठीक है, सीधी सी बात होगी। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो ये अपवर्तन के कारण ही तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तीसरा, यह प्रभाव वास्तविक तथा कोलाइडी विलयनों में विभेद करने में प्रयुक्त होता है। देखो विभेद कैसे करेगा, अगर यहाँ से आपने प्रकाश डाला और इधर प्रकाश का पथ नहीं बन रहा है, यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, तो उस विलयन को हम कहेंगे कि वो वास्तविक विलयन है। और अगर इधर ऐसा कुछ आपको प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि वास्तविक तथा कोलाइडी विलयन में विभेद करने वाले प्रभाव का नाम बताइए, तो आप वहां पर बताएंगे इसका नाम है टिंडल प्रभाव। ठीक है, पांचवा गुण पढ़ते हैं, वैद्युत गुण, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो पहला है यहाँ पर धनात्मक कोलाइडी विलयन, यानी पॉजिटिव कोलाइडी विलयन, यानी जिनके ऊपर धनावेश मौजूद है। FeO3 एग्जाम्पल है भैया, याद कर लेना, क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के दे सकता है एग्जाम में कि निम्न में से धनात्मक कोलाइडी विलयन है, कोई इनमें से एक दे देगा और 4 इधर से उठा लेगा। ठीक है, तो उदाहरण सीधे से याद करने हैं, FeO3 है, AlO3 है, मैथिलीन है, मैथिलीन ब्लू रंजक होते हैं, डाइज होती है यानी कलर देती है, बिस्मार्क ब्राउन ये भी कलर देती है, और हीमोग्लोबिन आपको देख रखा मैंने इसको अलग से लिख रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हीमोग्लोबिन धनात्मक कोलाइडी विलयन में आता है, देखा भी होगा आपने, इसका सिंबल ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे लिखा होता है HB, ऐसे इसके ऊपर कुछ प्लस वगैरह कुछ लिखा होता है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। दूसरा ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के उदाहरण है AS2S3, अभी अपन ने देखा था, SB2S3, CDS, इओसिन ये भी रंजक होता है, कांगो रेड ये भी रंजक होता है, स्टार्च और ये गोन, इनको थोड़ा सा आप विशेष याद कर लेना। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि धनात्मक कौन कौन से कोलाइडी विलयन होते हैं और ऋणात्मक कौन कौन से कोलाइडी विलयन होते हैं। 3 नंबर देखिए आगे, वैद्युत कण संचलन, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का एनोड यानी कि प्लस या कैथोड की ओर गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए इसका अपन प्रयोग देखते हैं, देखो उसी में आपको देख के समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रयोग दिखाता हूँ, इसमें नोट्स बनाते जाइएगा, घबराने की दिक्कत नहीं है। कहीं कोई समस्या आती है मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, उसको पहले बना के आपको समझाएंगे। देखो यह है वैद्युत कण संचलन। अब इसमें होता क्या है कि एक यू टाइप की एक नली होती है, यू टाइप की एक नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या कर दिया, आपने इसमें पूरा पानी भर दिया। पानी क्या है यहाँ पर, प्रक्षेपण
माध्यम में। और प्रेषित माध्यम में क्या डालेंगे अपन, सोल मिलाएंगे। इसमें क्या डालेंगे अपन, सोल मिलाएंगे। और अपन हमें पता नहीं है कि वो उस पर कौन सा आवेश है, ठीक है। आपने सोल मिलाया, इधर से आपने करंट चालू किया, तो अपन देखेंगे कि जैसे आपने उदाहरण इसी का ले लो आप, As2S3, ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब ये खुद कैसा है, माइनस का है। तो एक बात देखिए, जब करंट होगा यहाँ पर तो इसके कण किधर जाएंगे, प्लस की तरफ। तो देखो इधर ये माइनस है, धीरे धीरे घूमते 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 किधर जा रहे हैं, इधर प्लस की ओर। तो इससे हमें एक बात पता लगे, क्योंकि हमें पता है विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम कह सकते हैं कि As2S3 ऋणात्मक सोल है, या इसमें ऋणात्मकता मौजूद है। क्यों, क्योंकि सर ये प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यानी अपने इलेक्ट्रोड लगाएं, कोलाइडी कणों का धनाग्र अथवा ऋणाग्र की ओर गमन ही को अपन वैद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे अपन उदाहरण देख लेते हैं इसके, ये एक लाइन रखी थी, इस संचलन द्वारा कोलाइडी कण पर मौजूद आवेश की प्रकृति का पता लग जाता है। जैसा कि अपने अभी डायग्राम में समझा था कि अगर कोई प्लस की तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो उससे विपरीत आपको उसको बता देना है। उदाहरण देखते हैं इसका पहला, यू नली में ये अपन ने अभी देखा है, As2S3 लिया तो कण पॉजिटिव या एनोड की चारों ओर एकत्रित रहे, अतः As2S3 कैसा सोल है, ऋणावेशी सोल है। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल और अपने पास में, यू नली में FeOS3 लिया तो कण नेगेटिव के चारों ओर एकत्र होते हैं, अतः FeOS3 सोल धनावेशित है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, नोट्स बनाते रहना, कोई समस्या है तो पूछते रहना। और बेटा देखो, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप, जितना आप लाइक करोगे मुझे मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और उनके लिए अच्छा लेके आऊँ। और जैसे अपना आज भाग करेंगे एक, अगर हो सकेगा तो अपन इसी में डालेंगे, लेकिन इसमें संभव नहीं लग रहा मेरे को, तीसरा पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो अपन आगे देखते हैं स्कंदन, जिसको अपन अवक्षेपण भी बोलते हैं। देखो स्कंदन का मतलब मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, दूध में आप नींबू डाल दो तो ऐसे फट जाता है ना दूध अपना, तो ऐसे समझ लो वो क्या है, अपना स्कंदन हो गया। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे दूध पी लिया उन्होंने, दूध पीते अगर उनकी उल्टी वगैरह होती देखते हैं ऐसे दूध फट सा जाता है, तो वो भी क्या है, एक स्कंदन है, ठीक है। कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के अवक्षेपण की क्रिया को स्कंदन, उन्नन या अवक्षेपण कहते हैं। सीधा सीधा है, कोलाइडी विलयन है, उसमें से कौन से कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण का अगर अवक्षेप बन जाएगा तो उसे अपन कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है, आदि के अपवहन द्वारा, पारस्परिक स्कंदन के द्वारा और वैद्युत अपघटे मिला के। जैसे अपने एक उदाहरण देख लेते हैं इधर, As2S3 यानी ये कोई ऋणावेशित सोल है, ठीक है, ये ऋणावेशित सोल है जिसका ये कण है, जिसमें आपने BaCl2 अगर आप मिलाएंगे इसमें, जैसे मैंने देखो नीचे लिख भी रखा, As2S3 के कोलाइडी विलयन में BaCl2 विलयन मिलाने पर ऋणावेशित सोल कणों का उदासीकरण Ba++ आयनों के द्वारा हो जाता है। अरे इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि मैं बताया इसके ऊपर प्लस की 2 संयोजकता है, इसके ऊपर माइनस की 2 संयोजकता है, ठीक है, ओके। इधर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, प्लस के साथ में जुड़ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो अपने को पता है उदासीन बनते हैं कण, ठीक है। तो देखो ये ऋणावेशित था, इसके ऊपर देखो 2 संयोजकता दिख रही है आपको ऋणावेश की, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ये इधर से ले रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर इसके ऊपर क्या 2 प्लस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इनका स्कंदन हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे अगला नोट पढ़ते हैं अपने, एक नोट है, काम का नोट है। स्कंदन के लिए आवश्यक नहीं है कि वैद्युत अपघटे ही मिलाया जाए। अब देखो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोलाइडी कणों का स्कंदन करना है तो हर बार आप जैसे इधर अपने BaCl2 मिलाया तो आपको स्कंदन करेंगे तो ही होगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यह 2 विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को परस्पर मिलाने पर भी स्कंदित हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई प्लस वाला है तो अपने को उसमें माइनस में मिला देना है, और माइनस वाला तो उसमें हमें प्लस में मिला देना है, ठीक है, तो उसका स्कंदन हो जाएगा।
स्कंदन हो जाता है, इसे म्यूचुअल स्कंदन भी कहते हैं। म्यूचुअल को क्या बोलते हैं अपन, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैसे पारस्परिक यानी कि आपस की है। दूसरा नोट है, आयनों का स्कंदन प्रभाव उन पर उपस्थित आवेश के चिन्ह और उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, सारा स्कंदन हो ही किस पर रहा है, उसकी आवेश के ऊपर इस पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर कितनी मात्रा में ऋणात्मक है या कितनी मात्रा में वहाँ पर धनात्मक है। ठीक है, ये देख लेते हैं अपन अगला, हार्डी-सुलजे का नियम। ये बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इस नियम को हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। जैसे मैं आपको इधर बताता हूँ, देखो समझो इस चीज़ को। मान लीजिए कोई कोलाइड है जिसकी संयोजकता कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब आप इसको स्कंदित करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या मिलाएंगे, माइनस वाला। ठीक है, यही तो मिलाएंगे, पर इसमें ये मिलाएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो देखो अपना हार्डी-सुलजे ने एक बात बताई, अगर मान लीजिए अपन इसी को ले लेते हैं, अगर कोई कोलाइड है जो धनात्मक है और उसमें अगर आप जो सक्रिय आयन, यानी कि यही तो सक्रिय है, यही तो इसको स्कंदित करता है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो उसको इतना ही जल्दी स्कंदित कर देगा। यानी स्कंदित करने वाला जो आवेश है वो अगर प्रबल होगा तो स्कंदन की दर भी बढ़ जाएगी। इसी को अपन हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, रिपीट कर रहा हूँ। देखो सक्रिय आयन यानी कि वो आयन, जैसे अपन ने इधर सक्रिय आयन, अब देखो यहाँ पर दोनों में सक्रिय आयन कौन सा है, ये वाला है। क्यों, इसका तो अपने को स्कंदन करना है। ये तो मान लो अपना कोई कोलाइड का कुछ सोल है, ठीक है, इसका तो हमें स्कंदन करना है, तो यहाँ पर सक्रिय आयन कौन है, ये है। ठीक है, तो सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता ही उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात अपना स्कंदन भी फटाफट इसका ज़्यादा होगा। इस नियम को हार्डी-सुलजे का नियम भी कहते हैं। अब ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ जो आपको सीधे सीधे तौर पर इनको याद कर लेने हैं। जैसे ऋणावेशित सोल के स्कंदन हेतु सक्रिय आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। अब देखो ऋणावेशित सोल है, अब आपको पता है ऋणावेशित है तो हमें जरूरत किन की पड़ेगी, कौन से आयनों की पड़ेगी, धन आयनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी देखा अपन ने, ये नेगेटिव में कौन है, सोल है, कोलाइड का कोई सोल है, इसको मुझे स्कंदित करना है तो मैं इसमें क्या डालूंगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो क्रम देखो, SN4+, ऊपर देखना इसकी खोपड़ी के ऊपर संयोजकता Al3+, Mg2+, सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस। ठीक है, ये इसका क्या है, इसका क्रम है कि ये कितनी मात्रा में कितना जल्दी और कितनी प्रबलता के साथ में इस ऋणावेशी सोल को स्कंदित कर देंगे। ये कण आपको याद कर लेना भैया। अगला है धनावेशी सोल के स्कंदन के लिए सक्रिय आयन या ऋण आयनों की सक्रियता का क्रम। अब देखो ये धनावेशित है, अभी धनावेशित है सोल, तो हमें इसको स्कंदित करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सक्रिय आयनों में ऋणावेशित की। तो देखो इसमें इसकी संख्या देखो 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। समझ में आ गई बात, कंप्लीट हो गई। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं अपन आज के लिए। इसमें वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जिससे कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो सके उसकी स्कंदन क्षमता कहलाती है। यानी कि अगर आपको किसी सोल को स्कंदित करना है तो उसको स्कंदित करने के लिए कितनी मात्रा में मुझे आवश्यकता होगी वैद्युत अपघट्य की, वो क्या होती है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, स्कंदन क्षमता बराबर वैद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता बटा का कुल आयतन। ठीक है, अभी आज इतने पढ़ेंगे। वीडियो लग रहा है लगभग 28-29 मिनट का हो चुका है, तो आज जितना पढ़ा है उसको आज के आज पढ़ो। समझ में नहीं आता एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लो आप, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आपको कंप्लीट याद हो जाए। कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे पता लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या उनको पसंद आ रहा है क्या नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।